वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 261 त्राही वेयर आर यू? मुझे अपने पैर दिखाओ, तुम लोगों के मामलों में अपना पैर बहुत लगाते हो ना, मानिक ने कहा। मानिक की बात सुन वीर ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई किसी बच्चे की तरह और फिर अपने पैरों के ऊपर कर मानिक को दिखाने लगा। देखो इतने बड़े पैर हैं मेरे, वीर ने घमंड से कहा। मानिक ने अपनी आंखें बड़ी कर अपनी गर्दन को हिलाते हुए कहा, तुम्हारे पैर तो बहुत लंबे हैं, ये तो इंडिया से बाहर तक जाती होगे ना। ये सिर्फ मानिक बजाज की जिंदगी में जाते हैं, राहिल ने हंसते हुए कहा। उसकी बात सुन वीर और मानिक भी हंसने लगे। वो सब पागलों का जैसे हंस रहे थे। हंसते हंसते मानिक रुक गया। उसने उदासी से अपने हाथ में मौजूद शराब की बोतल को देखते हुए कहा, मैं क्या करूं, अवनी अभी तक मुझसे गुस्सा है, इसमें गलती तुम्हारी है, वीर ने कहा। हाँ, इसलिए तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अवनी की नाराजगी दूर करने की, मानिक ने कहा और वीर की तरफ देखा। राहिल और वीर दोनों ध्यान से मानिक की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में सोचने लगे। तुम ट्राई तो कर रहे हो पर मानिक बजाज बनकर, तुम सिर्फ मानिक बनकर माफी मांगो और कुछ पल के लिए भूल जाओ तुम बजाज हो, वीर ने कहा। मतलब? मानिक ने कहा। मानिक बजाज को मतलब समझने की जरूरत नहीं है, मैं अब जा रहा हूँ मेरी त्राही के पास। त्राही वेयर आर यू बेबी, आई नीड यू। ये कहते हुए वीर अपने आप को संभालते हुए वहां से चल गया। वीर का असिस्टेंट जो उससे ढूंढ रहा था, वो वीर को लेकर उसके कमरे की तरफ चल गया। राहिल तो वह बैठा बैठा ही सो चुका था। मानिक आसमान की तरफ देखते हुए वीर की कही बात सोचने लगा। अपने रूम में अवनी मानिक का इंतजार कर रही थी। जब मानिक रूम में नहीं आया तो उसे लगा मानिक को उसकी बात बुरी लग गई है, इसलिए वो वापस नहीं आया। अवनी ने कुछ देर मानिक का इंतजार किया, उसने रूम को लॉक भी नहीं किया था, ये सोचकर मानिक लेट नाइट अगर आए तो वहां से चल ना जाए। अगली सुबह अवनी की जब नींद खुली तो उसकी नजरें सीधे अपने साइड में गई जहां कोई नहीं था। मानिक पूरी रात वापस नहीं आया था। कल काजू भी पल्लवी जी के साथ उनके रूम में ही सो गई थी। अवनी के होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। वो खड़ी हुई और बाथरूम में चली गई। आज शिवांगी की मेहंदी थी और रात में संगीत था। सबवाए अपने अपने रूम में तैयार हो रहे थे। मेहंदी की तैयारी कब की शुरू हो चुकी थी। शिवांगी को लगने वाली मेहंदी स्पेशली मंगवाई गई थी और सर्वेंट उसे हाथों से पीसकर रेडी कर रहे थे ताकि उसका कलर अच्छा आए। ये फंक्शन हॉल के अंदर ही होने वाला था। आज कुछ गेस्ट भी उसे फंक्शन में आने के लिए इनवाइटेड थे, पर मानो शिवांगी की शादी फंक्शन संगीत और मेहंदी में बारिश पर आना चाहती हो। आज का मौसम सुबह से ही बहुत अजीब था, कभी बादल आ रहे थे तो कभी तेज धूप। मानिक की जब नींद खुली तो उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर के लिए मानिक ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। मानिक ने फिर से अपनी आंखें खोली, तब उसे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। उसका सर भारी हो रहा था। वह इस वक्त टेरेस पर था और उसके ठीक सामने जमीन पर राहिल लेटा हुआ था। मानिक खुद भी उस चेयर पर बैठे बैठे ही सो गया था। मानिक याद करने की कोशिश करने लगा। आखिरकार रात हुआ क्या, तब जाकर मानिक को उन तीनों के बीच में जो कुछ भी बातें हुई वह सारी याद आने लगी। मानिक ने आगे बढ़ राहिल को जगाने की कोशिश की पर राहिल गहरी नींद में था। यह देख मानिक ने टेबल पर ही पड़े पानी को राहिल के मुंह पर फेंक दिया। राहिल एक झटके के साथ बैठ गया। राहुल के सिर में भी बहुत दर्द हो रहा था। उसने भी अपने सिर को घुमाकर इधर उधर देखने की कोशिश की, आखिर वह है कहां पर। वो दोनों ही संभालते हुए नीचे आए। मानिक सीधे अपने रूम में गया, तब तक अवनी रूम से बाहर जा भी चुकी थी। शराब के हैंगओवर को कम करने के लिए मानिक चावल लेने के लिए बाथरूम में चला गया। उसने धैर्य को भी नींबू पानी लाने के लिए कॉल कर दिया था। शावल लेते हुए बीमारी के दिमाग की वीर की ही बातें चल रही थी। उसे कुछ ऐसा करना था जिससे अपनी मां जाए। मानिक में फैसला किया वह आज रात से पहले अवनी से माफी मांगने की एक बार फिर कोशिश करेगा। नीचे हॉल में भाभी अपने भैया से दीपा और राहिल की शादी के बारे में बात की है या नहीं। लता जी ने मिसेज बंसल से पूछा। उनकी बात सुनकर मिसेज बंसल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता मत करिए दीदी, मैंने उनसे बात कर ली है और वह संगीत में दीपा और राहिल की शादी के अनाउंसमेंट भी कर देंगे। उनकी बात सुनते ही लता जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह आपने बहुत अच्छा फैसला किया, दीपा से अच्छी बहू आपको कोई मिल ही नहीं सकती। मिसेज बंसल ने कुछ भी नहीं कहा, उन्हें आज राहिल के इस बारे में बात भी करनी थी।
वह कल रात से राहील को इस बारे में बात करने के लिए उसे ढूंढ रही थी, पर उन्हें राहील कहीं दिखाई ही नहीं दिया। शावर लेकर जब मानिक वापस अपने रूम में आया तब तक वहां धैर्य नींबू पानी के साथ मौजूद था। मानिक में नींबू पानी पिया और फिर धैर्य की तरफ देखते हुए कहा, मैंने जो तुमसे कहा था वह सब तैयार हो गया। यस सर, पर आप वह सब कुछ अपने हाथों से क्यों करना चाहते हैं? धैर्य ने कहा। धैर्य की बात का जवाब मानिक ने नहीं दिया, वह वैसे ही वहां बैठा कुछ सोचने लगा। धैर्य को समझ नहीं आ रहा था मानिक करना क्या चाहता है। नेक्स्ट चैप्टर बहुत धमाकेदार होने 262 आई एम सॉरी। शावर लेकर जब मानिक वापस अपने रूम में आया तब तक वहां धैर्य नींबू पानी के साथ मौजूद था। मानिक में नींबू पानी पिया और फिर धैर्य की तरफ देखते हुए कहा, मैंने जो तुमसे कहा था वह सब तैयार हो गया। यस सर, पर आप वह सब कुछ अपने हाथों से क्यों करना चाहते हैं? धैर्य ने कहा। धैर्य की बात का जवाब मानिक ने नहीं दिया, वह वैसे ही वहां बैठा कुछ सोचने लगा। धैर्य को समझ नहीं आ रहा था मानिक करना क्या चाहता है। मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली थी। सभी लोग हॉल में आ गए थे। अवनी भी काजू को अपनी गोद में लिए हॉल में आ गई। काजू ने इस वक्त ग्रीन कलर का पटियाला सूट पहन रखा था जिसमें वह बहुत क्यूट दिखाई दे रही थी। अवनी ने भी सेम काजू जैसा ही ग्रीन कलर का सूट पहन रखा था। वो दोनों ही एक साथ बहुत प्यारी लग रही थी। मॉन्स्टर, तुम मुझे तो भूल ही गई। वीर ने काजू की तरफ देखते हुए कहा। वीर की बात सुन काजू ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, मॉन्स्टर किसी को नहीं भूलती। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें, आओ मेरे पास, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। वीर ने कहा। फिर अवनी की गोद से काजू को ले लिया। अवनी ने मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देखा। अवनी वहां से जाती इससे पहले ही वीर ने अवनी को रोकते हुए कहा, कर दो बेचारे को माफ, तरस करो उस पर। वीर की बात सुनकर अवनी रुक गई। उसने वीर की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें मानिक पर तरस कब से आने लगा? मैं इतना भी बेदर्द नहीं, वीर ने अपने दांत दिखाते हुए कहा। तभी अवनी और वीर ने ध्यान दिया हर कोई खुसर पुसर कर रहा है और बाहर की तरफ जा रहा है। ये सब बाहर क्यों जा रहे हैं? क्या फंक्शन बाहर होने वाला है? काजू ने मासूमियत से पूछा। काजू की बात सुनकर वीर ने कहा, चलो हम भी चलते हैं। ये कहते हुए वह काजू को लेकर अपने साथ बाहर चला गया। अवनी भी वहां कंफ्यूज खड़ी थी। हॉल पूरी तरह से खाली हो चुका था, अब वहां कोई नहीं था। अवनी जब बाहर आई तब उसने देखा सबका ध्यान गार्डन एरिया की तरफ है। अवनी ने जब उस तरफ देखा तो वहां पर मानिक गुलाब की पंखुड़ियां से कुछ लिख रहा था। मानिक को वहां देखकर अवनी हैरान रह गई। अवनी सबसे आगे आई, उसने ध्यान से देखा तो मानिक गुलाब की पंखुड़ियां से सॉरी लिख रहा था। वहां मौजूद हर कोई हैरान था, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मानिक बजाज किसके लिए इस तरह सॉरी लिख रहा है। अवनी वहां खड़ी मानिक को देखने लगी। जैसे ही मानिक ने वह सॉरी पूरी तरह से लिख लिया, वह खड़ा हुआ। उसने देखा वहां पर बहुत से लोग आ गए थे, पर उसकी नजरें सिर्फ अवनी पर थी जो उसके ठीक सामने खड़ी थी। अवनी की नजरें भी मानिक पर ही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था मानिक क्या करना चाहता है। यह मानिक भैया क्या कर रहे हैं? शिवांगी ने हैरानी में कहा। शिवांगी की बात सुन आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद मानिक आज अवनी को मना कर ही मानेगा। आयशा की बात सुनकर नीति के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। अवनी ने आगे बढ़ मानिक के पास आकर उससे कहा, ये तुम क्या कर रहे हो मानिक? तुमसे सॉरी कह रहा हूँ, मानिक ने कहा। मानिक की बात सुन अवनी ने उसकी तरफ देखा। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। उस दिन मुझे वह सब नहीं कहना चाहिए था, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। तुम नहीं जानती अवनी, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। हर पल मैंने तुम्हें याद किया है। मेरी नींद, मेरा सुकून सब तुम अपने साथ ले गई थी। मैंने तुम्हें हर एक कोने में ढूंढा था। इन 5 सालों में हर दिन में खुद से यही कहता था कि एक न एक दिन तुम मुझे जरूर मिलोगी। तभी वहां पर तेज बारिश शुरू हो गई। अचानक से बारिश होते देखकर सभी लोग अपने आप को बारिश से बचने के लिए ऐसी जगह चले गए जहां वह भीग ना पाए, पर अभी भी सबकी नजर मानिक और अवनी पर ही थी। मानिक ने देखा उसकी पूरी मेहनत पानी पानी हो गई थी। बारिश की वजह से उसका सॉरी खराब हो चुका था। अवनी ने मानिक के चेहरे की तरफ देखा जहां पर उदासी थी। अवनी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। मानिक ने पहली बार ऐसा कुछ किया था, वह भी अपने हाथों से। मानिक ने गहरी सांस ले फिर अवनी की तरफ देखकर कहा, शायद ऊपर वाला भी नहीं चाहता तुम मुझे माफ करो। मैं नहीं कहूंगा तुम्हें सब कुछ भूल जाओ, पर मुझे एक मौका दो, तुम्हें कभी रिग्रेट नहीं होगा। मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा, सिर्फ तुम्हारा। तुम्हारी हर एक बात पर विश्वास करूंगा, तुम पर विश्वास करूंगा, कभी तुम पर शक नहीं करूंगा। अवनी, तुम मेरी धड़कन बन चुकी हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मेरी आदत, मेरा जुनून, मेरा सुकून, मेरी जिंदगी सब तुम ही हो।
अवनी एक तक मानिक के चेहरे की तरफ ही देख रही थी। मानिक की बातों को सुनकर अवनी ने की आंखों में आंसू आ गए। बारिश में वह दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे, फिर भी उनमें से कोई भी अपनी जगह से हिलने तक को तैयार नहीं था। वहां मौजूद बाकी सब लोग भी उन दोनों को ही देखे जा रहे थे। सिर्फ कुछ लोगों को ही उन दोनों की सारी बातें सुनाई दे रही थी, बाकी सब लोगों को आधी अधूरी बातें। तभी सब ने देखा मानिक बजाज, जो किसी के सामने नहीं झुकता है, वह अवनी के सामने अपनी घुटनों के बल बैठ गया। ये देख सबको 440 वोट का झटका लगा। मानिक वह शख्स था जिसे किसी के सामने भी झुकना पसंद नहीं था। किसी ने सच ही कहा है, प्यार अच्छे अच्छे को झुका देता है। आई एम सॉरी अवनी, मानिक ने अवनी की तरफ देखते हुए कहा। मानिक को इस तरह देखकर अवनी के साथ साथ वहां हर कोई हैरान रह गया। क्या सच में यह मानिक बजाज ही था? प्लीज मुझे माफ कर दो और एक मौका दो, मानिक ने कहा। अवनी ने मानिक की आंखों में देखा और उसके सामने वह भी नीचे झुककर बैठ गई। उसने मानिक के गालों पर हाथ रख मुस्कुराते हुए कहा, एक मौका पर आज के बाद ऐसे कभी मत झुकना। मानिक सिर्फ अपनी अवनी के सामने झुक सकता है, मानिक ने मुस्कुराते हुए कहा और अवनी के सर से अपना सर लगा लिया। अवनी ने सच में पूरे दिल से मानिक को माफ कर दिया था कि वह कितनी ही वक्त तक अपनी मानिक से नाराज रहती। वो दोनों मुस्कुरा रहे थे, उनके लिए वहां कोई भी मौजूद नहीं था। अवनी के माफ करने पर मानिक को ऐसा लग रहा था जैसे आज उसे दुनिया में सबसे बड़ी जीत मिल गई हो। अगर अवनी उसे माफ नहीं करती तो वह हार नहीं मानता और ऐसे ही कोशिश करता रहता। वीर जो काजू को लिए खड़ा था, उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वीर अंकल, मुझे भी बारिश में भीगना है, चलो ना हम भी बारिश में चलते हैं और मम्मा पापा के साथ मस्ती करते हैं, काजू ने कहा। काजू की बात सुन वीर ने काजू की तरफ देखा और फिर उसे अपनी गोद से नीचे उतारते हुए कहा, जाओ। काजू अपनी छोटी छोटी पैरों से भागते हुए अवनी और मानिक के पास आ गई। पापा मम्मा, काजू ने दूर से ही चिल्लाते हुए कहा। काजू की आवाज सुन उन दोनों ने उसे तरफ देखा जहां से काजू भागते हुए मुस्कुराकर उनके पास ही आ रही थी। सबका ध्यान उन लोगों पर ही था। आयशा और नीति बहुत खुश थी। शिवांगी ने जय की तरफ देखते हुए कहा, तुम भी ऐसे ही करना, जो हुक्म मेरे आका। जय ने मुस्कुराते हुए कहा। जय की बात सुनकर शिवांगी भी मुस्कुराने लगी। बजाज परिवार के बाकी सदस्य भी बहुत खुश थे। फाइनली अवनी और मानिक के बीच सब कुछ ठीक हो गया था। भूषण बजाज ने सबको अंदर चलने के लिए कहा। एक एक कर सभी गेस्ट उनके साथ अंदर चले गए। चले, व्योम ने आयशा की तरफ देखते हुए कहा। अभी नहीं, कितनी अच्छी बारिश हो रही है, इसमें थोड़ी मस्ती तो बनती है, आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा और व्योम का हाथ पकड़ उसे गार्डन में ले गई। वो दोनों भी बारिश में भीगने लगे। आयशा को व्योम समझने की कोशिश कर रहा था, पर आयशा कहाँ किसकी बात मानने वाली थी। तुम्हें भी तो बारिश पसंद है, राहिल ने नीति से कहा। राहुल की आवाज सुन नीति ने राहिल की तरफ देखा और फिर कहा, हाँ, पर ऐसे बिन मौसम बारिश में मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। कोई बात नहीं, फिर हम मानसून में ऐसे बारिश में भीगते हुए रोमांस करेंगे, राहिल ने धीरे से नीति के कान में कहा। नीति ने उसकी तरफ देखा, उसकी कल शर्म से लाल हो गए। शिवांगी को भी बारिश में भीगना था, पर वह ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि वह दुल्हन थी और अगर उसकी तबीयत खराब हो जाती तो उसकी मम्मी उसे छोड़ती नहीं। जय शिवांगी वहीं खड़ी उन सबको देख मुस्कुरा रहे थे। वीर जो वहां खड़ा सब कुछ देख रहा था, उसकी नजर त्राही पर गई जो बारिश में भीगते हुए होटल के अंदर आ रही थी। वह बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। त्राही की नजर जब अवनी, मानिक, काजू और बाकी सब पर गई तो वह वही खड़ी होकर उन सबको देखने लगी। वो सब बहुत खुश थे अपने परिवार के साथ। त्राही उनके लिए बहुत खुश थी, पर उसे अपने लिए बुरा लग रहा था। तभी किसी ने त्राही की कमर पर हाथ रखा। हर हर महादेव। चैप्टर 263 त्राही का सच। वीर जो वहां खड़ा सब कुछ देख रहा था, उसकी नजर त्राही पर गई जो बारिश में भीगते हुए होटल के अंदर आ रही थी। वह बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। त्राही की नजर जब अवनी, मानिक, काजू और बाकी सब पर गई तो वह वही खड़ी होकर उन सबको देखने लगी। वो सब बहुत खुश थे अपने परिवार के साथ। त्राही उनके लिए बहुत खुश थी, पर उसे अपने लिए बुरा लग रहा था। तभी किसी ने त्राही की कमर पर हाथ रखा। त्राही ने जैसे ही अपनी साइड में देखा तो वहां पर वीर खड़ा था। वीर को देखा त्राही ने उसकी घूरते हुए कहा, यह क्या हरकत है मिस्टर रानावत, मैंने क्या किया? वीर ने मासूमियत से त्राही की तरफ देखते हुए कहा। त्राही ने अपने हाथ से वीर के हाथ को हटाने की कोशिश करने लगी, पर वीर था जो त्राही की कमर से अपना हाथ हटाने को तैयार ही नहीं था।
त्राही को बहुत गुस्सा आ रहा था। त्राही ने अपने मन में कहा, मन तो कर रहा है अभी एक किक मारूं और नानी दादी याद दिला दूं, पर मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। त्राही ने अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश की। वह इस समय अपना आपा नहीं खो सकती थी। चलो हम भी मस्ती करते हैं, वीर ने कहा और फिर त्राही को गोल घूमते हुए उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में ले लिया। त्राही हैरान रह गई। उसने वीर की तरफ देखा और कहा, अंडरस्को मुझे बहुत काम है, मुझे जाना है। काम तो फिर भी हो सकते हैं, वीर ने कहा। त्राही के साथ डांस करने लगा। त्राही को उसके साथ डांस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी उसे डांस करना पड़ रहा था। मानिक और काजू के साथ मस्ती करते हुए अवनी की नजर वीर त्राही पर गई, जिन्हें देखकर अवनी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर में ही वह सब लोग फिर से अंदर आ गए, क्योंकि आज मेहंदी थी और उन सबको भी मेहंदी लगानी थी। अवनी आयशा तैयार होकर नीचे आए और शिवांगी की तरह ही मेहंदी लगाने के लिए बैठ गए। शिवांगी के हाथों पर तो आधी से ज्यादा मेहंदी लग भी चुकी थी। मुझे आप लोगों से जलन हो रही है, शिवांगी ने मुंह बनाते हुए कहा। शिवांगी की बात सुनकर अवनी ने हंसते हुए कहा, इसमें जलन की क्या बात है, अगली बार तुम भी जय के साथ ऐसे ही बारिश में मस्ती कर सकती हो, अब जय पूरा तुम्हारा ही है। अवनी की बात सुनकर शिवांगी को शर्माने गई। अवनी मेहंदी लगा रही थी, तभी उसका ध्यान त्राही पर गया, जो ऊपर की तरफ किसी के रूम में ताका झांकी कर रही थी। त्राही बहुत अजीब बिहेव कर रही थी, जैसे वह कुछ ढूंढ रही हो। अवनी की आंखें त्राही पर ही थी। अवनी ने पहले भी त्राही को इस तरह कुछ अजीब करते नोटिस किया था। पता नहीं क्यों अब अवनी को त्राही को लेकर कुछ डाउट्स आ गए थे, जैसे त्राही जो दिखती है वो है नहीं। दूसरी तरफ त्राही कुछ ढूंढ रही थी और उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। उसने हॉल में मौजूद सभी लोगों की तरफ देखा। उसकी मुट्ठी गुस्से में कस गई। कैसे ढूंढूं उस इंसान को? वह कौन हो सकता है? वह यही कही है, पर कौन? त्राही ने खुद से ही कहा। उसकी आंखों में एक जिद थी। तभी त्राही का फोन रिंग करने लगा। त्राही ने जैसे ही अपने फोन स्क्रीन की तरफ देखा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसने एक नजर अपने चारों तरफ देखा और फिर कॉल पे कहा, जय हिंद सर। जय हिंद। त्राही तुम कब तक वहां रहने वाली हो? सामने से एक आदमी ने कहा। उसे आदमी किस बात सुन त्राही ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहा, आप अच्छे से जानते हैं सर, जब तक मुझे पता नहीं चल जाता वह इंसान कौन है, मैं वापस नहीं आने वाली। त्राही की बात सुनकर उस आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम जानती हो ना त्राही, यह कितना रिस्की है। वहां पर दुनिया का हर एक वीआईपी मौजूद है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आप चिंता मत कीजिए सर, कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं पूरी तरह से फोकस हूँ, किसी को भी मुझ पर शक नहीं हुआ है, त्राही ने कहा। ठीक है त्राही, पर तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो और वापस आ जाओ, उसे आदमी ने कहा। ओके सर, त्राही ने कहा। हो फिर कॉल कट कर दिया। मेहंदी की डिजाइन में सभी लड़कियों ने अपनी अपनी पार्टनर्स के नाम का फर्स्ट लेटर भी लिखवा लिया था। मेहंदी का फंक्शन जल्दी ही खत्म हो गया, क्योंकि रात में संगीत था, इसीलिए सभी को संगीत की तैयारी भी करनी थी। आज संगीत के फंक्शन में हूँ मिस्टर एंड मिसेज बजाज राहील और दीपा की शादी के बारे में भी अनाउंसमेंट करने वाले थे। उन्होंने अभी तक इस बारे में एक बार फिर राहील से डिस्कस तक नहीं किया था। राहील को इस बारे में कोई भी खबर नहीं थी। मिरर के सामने बैठी नीति अपनी मेहंदी को देख रही थी। उसने भी अपनी मेहंदी में राहील के नाम का आर लेटर लिखवाया था। मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं ही कमजोर हूँ जो अपने प्यार के लिए खड़ी नहीं हो पाए और ऐसे भाग गई, नीति ने नम आंखों से कहा। उसे अब लग रहा था कि अगर वह ऐसे नहीं भागती तो शायद आज चीज अलग होती। नीति ने फैसला किया, इस बार वह अपने प्यार के लिए खड़ी होगी। उसे पता था ये बहुत मुश्किल होने वाला है। नीति काफी डरती थी, यह उसकी गलती नहीं थी। बचपन से ही उसने इतना सब कुछ देखा था कि अब उसे जालिम दुनिया से बहुत डर लगने लगा था। अवनी अपने रूम में आई, वह बहुत खुश थी। आखिर अब सब सही जो हो गया था। रूम में इस वक्त कोई भी नहीं था। मानिक काजू को लेकर बाहर घूम रहा था। अवनी सुकून से बेड पर बैठ गई और एक गहरी सांस ली। उसकी चेहरे पर सेटिस्फैक्शन और खुशी साफ देखी जा सकती थी। आज सुबह ही अवनी को राहील ने सब कुछ बता दिया, कैसे जिज्ञासा ने मानिक से प्रेगनेंसी का झूठ कहा था। राहील की बातें सुनकर अवनी का गुस्सा पहले ही कम हो गया था। संगीत का फंक्शन रात 8 बजे शुरू होने वाला। सभी लोग उसके लिए तैयार होने लगे थे। संगीत के लिए बड़े आर्टिस्ट को भी यहाँ पर बुलाया गया था। धीरे धीरे हॉल में एक बार फिर लोगों का आना जाना लगने लगा। सॉरी फॉर शॉर्ट चैप्टर, कल लॉन्ग चैप्टर आई 264 परफॉर्मेंस। उसकी चेहरे पर सेटिस्फैक्शन और खुशी साफ देखी जा सकती थी।
आज सुबह ही अवनी को राहिल ने सब कुछ बता दिया, कैसे जिज्ञासा ने मानिक से प्रेगनेंसी का झूठ कहा था। राहिल की बातें सुनकर अवनी का गुस्सा पहले ही कम हो गया था। संगीत का फंक्शन रात 8 बजे शुरू होने वाला, सभी लोग उसके लिए तैयार होने लगे थे। संगीत के लिए बड़े आर्टिस्ट को भी यहाँ पर बुलाया गया था। धीरे धीरे हॉल में एक बार फिर लोगों का आना जाना लगने लगा। संगीत की रात सभी लड़कियों ने व्हाइट कलर के शर्ट के नीचे लॉन्ग स्कर्ट पहन रखा था। सभी के ज्वेलरी डिफरेंट थी। वह आउटफिट शिवांगी को बहुत पसंद था, इसीलिए सभी ने संगीत पर यही आउटफिट पहना। शिवांगी आराम से चलते हुई सीढ़ियों से नीचे आई। जय, जो नीचे अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ा था, उसने शिवांगी की तरफ देखा। उसकी नजर शिवांगी पर ही रुक गई। शिवांगी बेहद हसीन लग रही थी। व्हाइट शर्ट के नीचे रेड कलर का खूबसूरत सा पीकॉक प्रिंट लहंगा। जय के लिए तो शिवांगी वह परी थी जिसे पाना उसके लिए मुमकिन ही नहीं था, पर पता नहीं ये कैसे सच हो गया और आज उसकी वह परी उसकी बीवी बनने जा रही थी। संगीत के लिए सब लोग वहां आ चुके थे। लड़कों ने अपनी वाइफ की स्कर्ट से मैचिंग की कुर्ता पहन रखा था। अवनी ने ब्लैक कलर का प्रिंटेड स्कर्ट पहन रखा था। उसी से मैच करते हुए मानिक ने ब्लैक कलर का कुर्ता पहनना। वह दोनों ही एक साथ आग लगाने के लिए तैयार थे। तभी युवान स्टेज पर आया। युवान ने सभी की तरफ देखते हुए कहा, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे दोस्त जय और मेरी प्यारी सी बहन शिवांगी का संगीत है। इस संगीत को हम शुरू करते हैं मेरी डांस परफॉर्मेंस से। युवान की बात सुनकर सभी लोग तालियां बजाने लगे। युवान ने माइक दिया, तभी वहां के लाइट डिम हो गई। सारी लाइट का फोकस स्टेज पर चला गया जहां युवान खड़ा था। जैसे ही गाना शुरू हुआ, युवान ने भी डांस करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ राहिल अपने हाथ में वॉच पहनते हुए नीचे की तरफ ही आ रहा था। तभी उसके कदम बीच में ही रुक गए। उसने देखा नीति अपने रूम में मिरर के सामने खड़ी थी। वह नेकलेस पहनने की कोशिश कर रही थी, पर उसका हाथ पीछे ही नहीं जा रहा था। राहिल मुस्कुराते हुए नीति के कमरे के अंदर चला गया और नीति के पीछे खड़े होते हुए उसके हाथ से वह नेकलेस लेकर उसे पहनाने लगा। ब्लू कलर के स्कर्ट के ऊपर व्हाइट कलर की शर्ट, साथ में गले में चोकर और बालों के पोनीटेल बनाए नीति क्यूट लग रही थी। वह बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। नीति को वह नेकलेस पहनाते हुए राहिल की नजरें उसके ऊपर से हट ही रही थी। वह एक तक मिरर में नीति के खूबसूरत और प्यार से चेहरे को ही देखे जा रहा था। मेरा कत्ल करने का इरादा है, राहिल मिरर में देखते हुए कहा। राहिल की बात सुनकर नीति शर्म से हल्के से मुस्कुरा दी। नीति को मुस्कुराते देखा राहिल के होठों पर भी मुस्कान आ गई। चले, राहिल ने पूछा। नीति ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। राहिल ने नीति का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे लेकर नीचे की तरफ आ गया। इस वक्त किसी की भी नजरें उन दोनों पर नहीं था, क्योंकि सबका ध्यान स्टेज पर युवान की तरफ था और वहां की लाइट भी डिम थी। नीति को शिवांगी अपनी आयशा के पास छोड़ राहिल भी अपने दोस्तों की तरफ चला गया, पर उसकी नजरें सिर्फ नीति के ऊपर ही थी। कैसा लगा? अवनी ने धीरे से नीति के कान में कहा। नीति ने कंफ्यूजन में अवनी की तरफ देखा तो अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, राहिल का हाथ थामे कैसा लगा? अवनी के जवाब में नीति बस मुस्कुरा दी। अवनी को उसका जवाब मिल चुका था। सभी डांस परफॉर्मेंस दे रहे थे। वही वीर, जिसे ये सब बोरिंग लग रहा था, वह तुरंत अपनी त्राही को ढूंढने लगा। तभी वीर को त्राही एक तरफ दिखाई दी। वह वहां वेट्रेस का काम कर रही थी। वीर ने आगे बढ़ त्राही का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कोने में लेकर चला गया। क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? वीर त्राही के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। वीर की बात सुन त्राही ने मुस्कुराते हुए कहा, कम से कम आपको समझ तो आया। उसकी बात सुन की आंखें छोटी हो गई। ये लड़की किस तरह उससे बात कर सकती थी? क्या तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? वीर ने कहा। ना जानती हूँ, ना जानने का शौक है। अभी मुझे मेरा काम करने दीजिए और मेरे सामने से हटिए, त्राही ने कहा और वहां से जाने की कोशिश करने लगी, पर वीर इतनी आसानी से उसे कैसे छोड़ सकता था? इतनी भी क्या जल्दी है? वीर ने कहा और अपने हाथों को त्राही के कमर पर रख उसे अपने करीब खींच। वह दोनों ही साथ बहुत करीब थे। वीर की हिम्मत देखकर तो त्राही भी हैरान रह गई। ऐसे कैसे वह एक अनजान लड़की के साथ इस तरह बिहेव कर सकता था? मुझे पसंद नहीं कोई मुझे इग्नोर करे, वीर ने उसके करीब जाकर धीरे से कहा। वीर के इतने करीब आने से त्राही का मन कर रहा था वह भी एक किक वीर को मारे, जिससे वीर के होश ठिकाने आ जाए। त्राही के अंदर सारी एबिलिटी थी कि वह वीर को 1 मिनट में खुद से दूर कर सके, पर वह यहाँ पर अपनी किसी भी ट्रिक को यूज नहीं ले सकती थी। आप ये क्या कर रही है? मुझसे दूर रहती है। त्राही ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया। त्राही की बात सुन वीर ने मुस्कुराते भी कहा, और अगर नहीं हटा तो? वीर की इस बात का त्राही ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देख वीर उससे दूर हुआ। उसने त्राही की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, पर अब तुम मेरे आसपास ही रहोगी। मैं आपकी तरह फ्री नहीं हूँ, मेरे पास बहुत काम है। त्राही ने कहा। मैंने कब कहा तुम अपना काम मत करो? मैंने तो यही कहा तुम अपना काम करते हुए मेरे आसपास रहो, जिससे मैं तुम्हें देख सकूं, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इस बार मैं तुमसे दूर नहीं हटने वाला, वीर ने कहा और त्राही को आंख मार वहां से चला गया। मेरा मकसद पूरा होने के बाद सबसे पहले एक किक तो मैं इसे ही मारूंगी, त्राही ने गुस्से में खुद से ही कहा।
ऐसे ही परफॉर्मेंस चल रही थी। इसी बीच लता जी ने मिसेज बंसल के पास जाकर कहा, भाभी क्या आप अनाउंसमेंट के बारे में भूल गई? मिसेज बंसल ने उनकी तरफ देखा और फिर अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस को नहीं दीदी, वह अभी परफॉर्मेंस चल रही है ना। ये तो पूरी रात चलेगी, तो क्या आप लोग अनाउंसमेंट ही नहीं करेंगे? लता जी ने मुंह बनाते हुए कहा। उनकी बात सुनकर मिसेज फंक्शन ने गहरी सांस ली और फिर मिस्टर बंसल के पास चली गई। मिस्टर बंसल ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। उसके बाद स्टेज पर चल रही परफॉर्मेंस जैसे ही खत्म हुई, वह स्टेज के ऊपर आ गई। उनके साथ ही मिसेज बंसल भी थी। चिराग, शायद आपने चैप्टर स्किप किए हैं, इसलिए आपको जिज्ञासा के प्रेगनेंसी वाले ड्रामा के बारे में नहीं पता है। हर हर महादेव। चैप्टर 265 वीर राहील नीति। मिसेज बंसल ने उनकी तरफ देखा और फिर अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं दीदी, वह अभी परफॉर्मेंस चल रही है ना। ये तो पूरी रात चलेगी, तो क्या आप लोग अनाउंसमेंट ही नहीं करेंगे? लता जी ने मुंह बनाते हुए कहा। उनकी बात सुनकर मिसेज बंसल ने गहरी सांस ली और फिर मिस्टर बंसल के पास चली गई। मिस्टर बंसल ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। उसके बाद स्टेज पर चल रही परफॉर्मेंस जैसे ही खत्म हुई, वह स्टेज के ऊपर आ गई। उनके साथ ही मिसेज बंसल भी थी। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, होप यू ऑल आर एंजॉयिंग द पार्टी। मिस्टर बंसल ने कहा, जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरी बेटी शिवांगी, जो बंसल परिवार के दिल का टुकड़ा है, उसकी कल शादी होने वाली है। बचपन से ही शिवांगी सबकी लाडली रही है, हम सबके जिगर का टुकड़ा। पर पिता होने के नाते मैं बहुत खुश भी हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि जय शिवानी का हम सबसे ज्यादा ध्यान रखेगा और उससे बहुत प्यार करेगा। मुझे पूरा विश्वास है जय शिवानी का हम सबसे ज्यादा ध्यान रखेगा और उसे इतना प्यार करेगा जितना हम सब शिवांगी से करते हैं। मिस्टर बंसल की बात सुनकर जय ने शिवांगी के हाथ को थामा और मुस्कुराते हुए कहा, वादा। शिवांगी ने जय की तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी तैर गई थी। वो दोनों एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे कि सबके कान में मिसेज बंसल की आवाज पड़ी। इस खुशी के पल में हम आप सबसे एक और गुड न्यूज शेयर करना चाहते हैं। उनकी बात सुनकर सभी का ध्यान उनकी तरफ चला गया। राहील शिवांगी भी उन्हें ही देखे जा रहे थे, क्योंकि उन दोनों को भी इस न्यूज के बारे में कोई खबर नहीं थी। मिस्टर बंसल ने उनकी तरफ देखा। उसने मुस्कुराते हुए माइक में कहा, शिवांगी के जैसे ही हमने मेरे बेटे राहील की शादी दीपा मिश्रा के साथ तय कर दी है। उनकी बात सुनकर वहां हर कोई हैरान रह गया। दीपा जो स्टेज के पास खड़ी थी, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। लता जी के चेहरे पर भी एक मुस्कान तैर गई। आखिर उन्होंने इस पल के लिए कितना इंतजार किया था। वही राहील शौकन के एक्सप्रेशंस के साथ अपने मम्मी पापा की तरफ देख रहा था। पापा ये क्या कह रहे हैं? शिवांगी ने धीरे से कहा। उसे भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं आप सब से अपने होने वाली बहू और बेटे से मिलवाता हूँ, मिस्टर बंसल ने कहा और राहील दीपा को स्टेज पर आने के लिए कहा। वीर जो वहीं खड़ा था, उसने राहील की तरफ देखा और फिर कहा, अगर यह बंदा आज भी चुप रहा तो मैं खुद इसे धक्के मारकर नीति की जिंदगी से उखाड़ फेंक दूंगा। शांत रहो, अवनी ने वीर की तरफ देखकर कहा। वह नहीं चाहती थी वीर सबसे पहले कुछ कहे। वह राहील का रिएक्शन देखना चाहती थी। मानिक चुपचाप शांत वहां खड़ा था। रुको। उस हाल में एक आवाज गूंजी जो कि राहील की थी, पर सब कंफ्यूज हो गए। राहील किसी को रुकने के लिए कह रहा है। राहील की नजरें नीति पर ही थी, जिसने यह अनाउंसमेंट सुनने के बाद वहां से जाने के लिए अपने 2 कदम ही बढ़ाए थे। मिस्टर बंसल की बात सुनकर नीति को अपने अंदर कुछ टूटता सा महसूस हुआ, जैसे राहील ने उसे धोखा दिया है। राहील नीति की तरफ बढ़ने लगा। नीति राहील को ही देख रही थी। वह नहीं चाहती थी राहील सबके सामने उसके पास आए, पर आज राहील किसी की भी सुनने वाला नहीं था। राहील नीति के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। मिस्टर एंड मिसेज बंसल दोनों ही हैरानी में राहील को देख रहे थे। उन्होंने राहील को स्टेज पर आने को कहा था, पर राहील वहां नीति के पास जाकर क्यों खड़ा हो गया? राहील ने बिना कुछ कहे नीति की आंखों में देखते हुए उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपने साथ स्टेज पर चला गया। सबकी नजरें राहील नीति पर ही थी। मैं सिर्फ अपनी नीति से शादी करूंगा, राहील ने अपने पापा और मम्मी की तरफ देखते हुए कहा। राहील की बात सुन वह दोनों ही हैरान रह गए। उस पूरे हॉल में कानाफूसी चालू हो गई थी। वही दीपा जो वहां पर खड़ी थी, उसके चेहरे के तो सारे रंग ही उड़ चुके थे। उसका मन कर रहा था नीति को स्टेज से धक्का दे दे। ये तुम क्या कह रहे हो राहील? मिसेज बंसल ने कहा। मैं नीति से प्यार करता हूँ माँ, और मैं नीति से ही शादी करूंगा, राहील ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहा। उसके चेहरे को देखकर ही लग रहा था कि वह वही करेगा जो वह कह रहा था। नीति की नजरें राहील पर ही थी। वहीं अवनी और आयशा को भी बहुत खुशी हो रही थी राहील को स्टैंड लेते देखकर।
पर हमने तुम्हारी शादी दीपा के साथ तय कर दी है। दीपा एक बहुत अच्छी लड़की है, मिसेज बंसल ने कहा। इतनी ही अच्छी तो किसी और से उसकी शादी करवा दीजिए। मैं नीति से ही शादी करूंगा, वह भी आज ही, राहील ने कहा। राहील की बात सुनकर नीचे खड़ी शिवांगी के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसे तो वैसे भी दीपा पसंद नहीं थी। नीति को वह जानती थी और वह नीति को ही राहील की वाइफ भी बनाना चाहती थी। राहील की बात सुनकर मिस्टर एंड मिसेज बंसल चुप हो गए। वह अब कर भी क्या सकते थे। जब राहील और नीति एक दूसरे से प्यार करते थे तो वह ऐसी नीति और राहील को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते थे। वह जानते थे उनका बेटा कितना जिद्दी है। उन दोनों को चुप देखकर लता जी स्टेज पर आई। उन्होंने राहील की तरफ देख प्यार से कहा, मैं जानती हूँ बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब इस लड़की का किया धरा है, इसीलिए तुम्हें अपने जाल में फंसाया है। यह आप क्या बोल रही हैं? राहील ने गुस्से में कहा। राहील की बात सुन लता जी ने नीति की तरफ देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ इन जैसी मिडिल क्लास लड़कियों को, इनका काम ही होता है अमीर लड़कों को फंसाना। पर तुम चिंता मत करो, मैं इसे तुम्हारी जिंदगी से बाहर निकाल फेंक दूंगी। तुम्हारे लिए दीपा ही सबसे अच्छी लड़की है। वह तुमसे प्यार भी करती है। इस जैसी गिरी हुई लड़की से शादी करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, वरना बंसल परिवार की दुनिया के सामने क्या इज्जत रह जाएगी। उनकी बात सुनकर राहील गुस्से में लाल हो गया। वह कुछ कहता उससे पहले ही एक और गुस्से भरी आवाज उस पूरे हॉल में गूंज उठी। अगर अब आपके मुंह से एक और लफ्ज निकला तो बंसल परिवार के साथ आपकी इज्जत भी पूरी दुनिया के सामने उतार दूंगा। वह आवाज सब लोग अच्छे से जानते थे। वह वीर रानावत की आवाज थी, जो इस वक्त गुस्से में वहां खड़ा लता जी को ही घूरे जा रहा था। वीर को गुस्सा होते देखकर वहां हर कोई हैरान रह गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया। वही लता जी की बात सुनकर गुस्सा तो अवनी और आयशा को भी बहुत आ रहा था, पर वह कुछ कहती इससे पहले ही वीर बोल पड़ा था। वीर लता जी को घूरते हुए स्टेज पर आया और नीति से का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खड़ा करते हुए कहा, आपको अपनी औकात से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। लता जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये तुम क्या बोल रही हो, और इस लड़की के लिए तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? लगते क्या है ये तुम्हारी कहीं, इसने तुम्हें भी तो अपनी चाल में नहीं फंसा लिया। आई स्वेयर, अगर आप बंसल फैमिली की रिश्तेदार ना होती तो अब तक आप यहाँ से गायब हो चुकी होती। वीर ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा। उसका गुस्सा देखकर तो लता जी भी डर गई। वीर को हर कोई जानता था। वीर के लिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं था। वह जब अपने पागलपन पर आता था तो सामने वाला कौन है वह भूल जाता था। मिस्टर रानावत, आप मेरी बहन से इस तरह बात नहीं कर सकते, मिस्टर बंसल ने कहा। वीर ने बिना उनकी तरफ देख कहा, तो आपकी यह सो-कॉल्ड बहन भी मेरी बहन से इस तरह बात नहीं कर सकती। वीर की बात सुनकर नीति ने वीर की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर इस वक्त सिर्फ गुस्सा ही था। वीर की बातों से नीति के दिल में एक अलग ही खुशी होने लगी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कभी नहीं सोचा था वीर उसके लिए ऐसे सबके सामने बोलेगा। ये लड़की तुम्हारी बहन कब बनी? लता जी ने कहा। मिस्टर रानावत, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये लड़की बहन बनाने लायक नहीं है, दीपा ने आगे आते हुए कहा। वीर ने उसे घूरकर देखा, फिर अपना एक कदम दीपा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, शट अप। अगर तुम्हारे घटिया मुंह से मैंने नीति के खिलाफ कुछ और सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नीति की औकात तुमसे बहुत ऊपर है, जहां तक तुम देख भी नहीं सकती। रानावत फैमिली से पंगा लेने के बारे में तुम ना ही सोचो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना रातों रात तुम्हारी हस्ती ही गायब करवा दूंगा। वीर रानावत जो कहता है वही करता है। वीर की आवाज इतनी डरावनी थी कि दीपा 2 कदम पीछे हो गई। वीर ने फिर उस पार्टी हॉल में सब की तरफ देखते हुए कहा, नीति रानावत फैमिली का एक हिस्सा है, वीर रानावत की बहन। अगर किसी ने नीति के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो उसके पास कुछ और कहने के लिए मुंह नहीं बचेगा। इट्स माई वार्निंग। वहां सभी लोगों के मुंह बंद हो चुके थे। किसी की भी हिम्मत नहीं थी नीति को कुछ कहने की। हर कोई वीर के रवैये से अच्छे से वाकिफ था। राहील ने अपनी मॉम डैड की तरफ देखते हुए कहा, मैं कल नीति से शादी करने वाला हूं और बंसल परिवार के लिए अच्छा होगा कि वह किसी ऐसे इंसान की बातों में ना आए जो सिर्फ अपना मतलब देखते हैं। ये कहते हुए राहील ने लता जी को घूरा, फिर नीति का हाथ पकड़ उसे अपने साथ लेकर वहां से चला गया। उनके जाने के बाद भी वीर ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ राहील के मॉम डैड से कहा, उम्मीद करता हूं मेरी बहन को आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर किसी को गलतफहमी है नीति की तरफ से कोई कुछ नहीं कहेगा तो वह अपनी गलतफहमी जितनी जल्दी दूर कर ले उतना अच्छा है, वरना अगर मैं दूर करने में आया तो गलतफहमी की जगह कुछ और ही दूर कर दूंगा। वीर ने लता जी और दीपा को घूर कर कहा और फिर वह भी वहां से चला आया गया।